दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों के अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर है कि देश मान चुका है कि आतंक का सफाया जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जामनगर पहुंच चुके हैं। पीएम ने यहां एक अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में आतंक का सफाया बेहद ही जरूरी है। सोमवार को जामनगर में पीएम ने कहा कि देश भी मानता है कि आतंक का सफाया जरूरी है। पीएम ने कहा कि मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों ने जो किया है उस पर आपको क्या भरोसा नहीं है। पीएम ने साफ कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व होना चाहिए। पीएम के इस बयान से स्पष्ट है कि हमारी सेना में आतंक का सफाया करने की ताकत है और जो सेना कर रही है वो पूरी तरह से सही है। पीएम ने यह भी कहा कि आज अगर सेना के पास रफाल होता तो परिणाम कुछ और ही होता। अगर कोई भी व्यक्ति इसे समझने में असफल होता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि वायुसेना प्रमुख धनोआ ने एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों की बंद की बोलती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक पर पड़ोसी मुल्क और कांग्रेस के सवालों के बीच वायुसेना ने सोमवार को साफ किया है कि बम लक्ष्य पर गिराए गए हैं। वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोआ ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस बारे में आधिकारिक बयान क्यों जारी किया जाता। इस बीच ऑपरेशन बालाकोट में कितने आतंकी मरे, इस सवाल पर धनोआ ने कहा है कि हमारा मकसद रहता है कि टारगेट हिट हुआ या नहीं, कितने मरे हम इसकी गिनती नहीं करते। ऑपरेशन के दौरान कितनी लाशें गिरी हम गिनते नहीं हैं। और बता दें कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। एयर चीफ धनोआ से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान अभी भी बालाकोट में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात को खारिज कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने टारगेट हिट करने का प्लान बनाया था तो हमने टारगेट हिट किया है। उन्होंने विदेश सचिव के बालाकोट हमले में दिए गए आधिकारिक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम टारगेट हिट नहीं किया तो फिर वो क्यों बयान जारी करते। अगर हमने जंगल में बम गिराए होते तो वो इस पर कुछ क्यों नहीं कहते। आपको बता दें कि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट का दावा किया था कि इस एयर स्ट्राइक में 300 से अधिक आतंकी मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चिंता ना करें, 2019 के बाद भी मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां कहा आगामी लोकसभा चुनाव के बाद भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी ने यहां जासपुर में पाटीदार समुदाय की देवी उमिया के एक विशाल मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा 2019 के बाद भी मैं ही रहूंगा, चिंता नहीं करना। अपने संबोधन के दौरान जब उन्होंने प्रस्तावित मंदिर के मामले में सरकारी सहायता के संदर्भ में कुछ कहना चाहा तो थोड़ी देर के लिए रुक गए। फिर वहां मौजूद पाटीदार समाज की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 के बाद भी वही रहेंगे, इसलिए उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए। फिर भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए और इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इसमें कुछ भी करने की जरूरत हो तो दिल्ली में जो मेरा घर है वो आपका ही है। इससे पहले उन्होंने अपने संबोधन में देश की प्रगति में आध्यात्मिक वर्ग की भागीदारी को जरूरी बताया और कहा कि 1857 की क्रांति के पहले भी ऐसे परिबलों ने भूमिका तैयार की थी। बाद में दुर्भाग्य से इनकी उपेक्षा होती रही, लेकिन सौभाग्य से अब फिर से ऐसे आध्यात्मिक सुधारक आगे आ रहे हैं। उन्होंने कन्याओं की कमी वाले पाटीदार समुदाय को कन्या भ्रूण हत्या से बचने की शपथ भी दिलाई। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि इमरान खान ने कहा मैं नोबेल शांति पुरस्कार के लायक नहीं। इस्लामाबाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिहा किए जाने के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां के कुछ राजनेताओं की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार का पात्र बताए जाने पर खान ने कहा कि वो इस पुरस्कार के लायक नहीं है। खान ने ट्वीट कर कहा कि मैं नोबेल शांति पुरस्कार का पात्र नहीं हूं। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि इस पुरस्कार के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो कश्मीरी लोगों की भावनाओं के अनुरूप कश्मीर समस्या को सुलझा सके तथा शांति एवं मानवीय विकास का मार्ग प्रशस्त करे।
जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत के बाद पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है ईरान। अभी पाकिस्तान भारत के दिए एयर स्ट्राइक के झटकों से उबार ही नहीं पाया था कि ईरानी की IRGC कुर्द सेना के चीफ जनरल कासिम सोलेमानी ने पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना को चेतावनी देते हुए कहा, मेरा पाकिस्तान की सरकार से यह सवाल है कि आप किस ओर जा रहे हैं। आपने अपनी सभी पड़ोसी देशों की सीमा पर अशांति फैला रखी है। क्या आपका कोई ऐसा पड़ोसी बचा है जहां आप असुरक्षा फैलाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, आपके पास तो परमाणु बम है, लेकिन आप इस क्षेत्र में एक आतंकी समूह को खत्म नहीं कर पा रहे हैं जिसके सदस्यों की संख्या सैकड़ों में है। पाकिस्तान को ईरान के संयम की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकवाद को खत्म नहीं किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 13 फरवरी को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सीमा के एक आत्मघाती हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 27 जवान शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत पुलवामा डोजियर के आधार पर बातचीत करे तो देश इसका स्वागत करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत पुलवामा डोजियर के आधार पर बातचीत का प्रयास करता है तो उनका देश इसका स्वागत करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जियो न्यूज के कार्यक्रम नया पाकिस्तान में कहा, हमें डोजियर मिल गया है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत हम अपना रुख स्पष्ट करेंगे। अगर भारत डोजियर के आधार पर बातचीत का प्रयास करना चाहेगा तो हम इसका स्वागत करेंगे। हालांकि और भी मुद्दे हैं। कुरैशी ने आतंकवाद को एक क्षेत्रीय और वैश्विक समस्या करार दिया है और कहा, आतंकवाद से न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान और समूचा क्षेत्र प्रभावित है। पाकिस्तान में क्या आत्मघाती हमले नहीं होते? क्या हमारी सेना अभियान नहीं छेड़ती? क्या हम उन इलाकों को मुक्त न कराएं जो आतंकवादियों के कब्जे में हैं? पाकिस्तान की भूमिका से हर कोई वाकिफ है। इससे पहले पाकिस्तान ने 28 फरवरी को पुलवामा हमले पर भारत के डोजियर प्राप्त होने की पुष्टि की थी। डोजियर में पाकिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ तत्काल और समुचित कार्रवाई के लिए कहा गया था। पाकिस्तान ने हालांकि कहा कि अगर डोजियर में कार्रवाई योग्य साक्ष्य होंगे तो वह इस दिशा में कदम उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दोहराया। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि परिषद का विस्तार इलाके सुधार की दिशा का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्रांस ने मार्च महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत लंबे समय से ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है और इस बात पर जोर देता रहा है कि वह परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य एवं वीटो शक्ति प्राप्त फ्रांस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के लिए पिछले महीने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परिषद में एक नया प्रस्ताव पेश किया था। परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत, जर्मनी और जापान के वास्ते अपने समर्थन को दोहराते हुए फ्रांस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली संगठन में स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार परिषद सुधार की दिशा में पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बरेली टूरिस्ट बस में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप। बरेली की तरफ से आ रही बस जो कि तेज रफ्तार में थी, उसमें एक बाइक सवार ने एक्सीडेंट कर वहां से तेज रफ्तार में फरार हो गई। वहीं बस के नीचे फंसकर 4 किलोमीटर तक घसीटती रही बाइक। उसके बाद बस में आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। तो दोस्तों, इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए और भारत की वीर सेनाओं के लिए हमें संदेश जरूर करें, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त, 60 लाख श्रद्धालुओं के गंगा स्नान करने की उम्मीद। महाशिवरात्रि पर उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ के 6वें और अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमवार को
पतित पावनी गंगा, श्यामल यमुना और अंध सलीला स्वरूप में प्रभावित सरस्वती में 50-60 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रविवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि महाशिवरात्रि पर्व सोमवार को पड़ने की वजह से स्नान के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग संगम की ओर आएंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर मेला प्रशासन संगम क्षेत्र पर खास ध्यान दे रहा है। इस बीच मेला डीआईजी केपी सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि का मुहूर्त रात्रि 1:26 पर लग रहा है और इसे देखते हुए संभावना है कि श्रद्धालु तड़के से ही स्नान करना आरंभ कर देंगे। अंतिम स्नान पर्व पर 50-60 लाख लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। गत 15 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हुए कुंभ मेला स्नान में अब तक 22 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि यातायात सुव्यवस्थित रखने के लिए रविवार रात 12 बजे से वाहनों का प्रवेश मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगा। लोगों को केवल 14, 15 और 16 नंबर पांटून पुल से आने की अनुमति होगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान खोया पाया केंद्र में कुल 29,337 लोग गुमशुदा पंजीकृत हुए, जिसमें 15,730 महिलाएं थी। हालांकि 762 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को उनके परिजनों से मिला दिया गया है। इन 762 लोगों के परिजनों से अभी तक संपर्क नहीं हो सका है। श्री सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि पर मेला प्रशासन ने शिव मंदिरों में दर्शन की विशेष व्यवस्था की है, क्योंकि इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया जाता है और इस बार खास संयोग बना है कि महाशिवरात्रि सोमवार को है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि विंग कमांडर अभिनंदन को मिलेगा पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भगवान महावीर अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वो अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति की तरफ से शुरू किए गए भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। संगठन के एक पदाधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। संगठन के महाराष्ट्र इकाई के संयोजक पारस लोहाड़े ने कहा कि संगठन के अध्यक्ष मणिंद्र जैन नई दिल्ली में लड़ाकू विमान के पायलट को अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की। लोहाड़े ने कहा कि इसी साल शुरू किए गए इस अवार्ड के तहत 2.51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अभिनंदन को 17 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर वर्धमान को यह अवार्ड दिया जाएगा। MiG-21 बाइसन के पायलट वर्धमान ने 27 फरवरी को हवाई लड़ाई के पाकिस्तान वायुसेना के F-16 विमान को मार गिराया था। इसके बाद मिग के दुर्घटनाग्रस्त होने के बीच वर्धमान सुरक्षित विमान से बाहर निकल गए थे, जिसके तुरंत बाद उन्हें पाकिस्तान सेना ने पकड़ लिया था।